नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आइए डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के बारे में। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ द इकोनॉमिक सर्वे। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये हर साल बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक डिवीज़न जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंडर में आता है और ये डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ये प्रिपेयर करते हैं इसको किसके सुपरविजन में? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। एट प्रेजेंट वी अनंता नागेश्वरन जी आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। देन पर्पस क्या है? सबसे पहला पर्पस, जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए हैं इस साल, मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यूनियन बजट इस साल जो पेश किया गया है, डिफरेंट स्कीम्स को पैसा अलोकेट किया गया है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ को जो पैसा अलोकेट किया गया है, डिफरेंट सेक्टर में जो पैसा दिया गया है, पेंशन फंड में जो पैसा दिया गया है, या जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए गए हैं, उससे इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और ग्रोथ में कह सकते हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही, वो कौन बताता है? इकोनॉमिक सर्वे। तो इसमें यही बताया गया है। सबसे पहले रिव्यू करेगा, समराइज करता है जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हाईलाइट करता है, जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, जितने भी डिफरेंट स्कीम्स चलाई गई हैं फॉर बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल, और एनालाइज करता है इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में और एक ऐसा आउटलुक प्रोवाइड करता है अगले साल के लिए कि हम इस डेवलपमेंट पे काम करें, इस प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी। और मेन अल्टीमेट गोल क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पीपल। राइट। तो आइए सब आगे सबसे पहले चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर पे, जिसमें बताया गया है स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है रियल जीडीपी ग्रोथ। वो है आपकी 8.2% इस साल फाइनेंस ईयर में बढ़ी है। यानी पिछले 2020 के डाटा से स्टार्ट करते हैं तो 3.9 थी। ये था आपका कोविड टाइम, -5.8 रही है कोविड टाइम में। जैसे ही कोविड गया आपका शूटअप हुआ, 9.7 तक गई, और अब की बार 2024 में ये 8.2 पर स्टैंड करती है। तो इसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट ईयर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन करंट ईयर। और इसी में रियल जीडीपी की अगर बात की जाए तो वो होता है बेस ईयर पर डिपेंड। यानी 2012 का जो बेस ईयर है और जो 2024 है, इससे इसका डाटा कंपेयर किया जाता है फॉर द ग्रोथ। इसी को बोल देते हैं रियल जीडीपी ग्रोथ। रिटेल इन्फ्लेशन की बात की जाए तो ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन सीपीआई, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, रिटेल प्राइस बोल देते हैं इसको। तो ये इन्फ्लेशन क्या हुई? ड्रॉप डाउन हो गई 6.7 से 5.4। तो आइए सब अब जान लेते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। ये एट प्रेजेंट इम्प्रूव हुआ है, यानी 0.7% ऑफ जीडीपी हो गया फ्रॉम 2%। देखो 2% से ये वैसे कम हुआ है पर ये डेफिसिट है। राइट। तो पहले समझ लेते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर हम बेसिक भाषा में समझाऊं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में होता है। इसमें आपका चाहे कैपिटल अकाउंट आ जाए या आपका करंट अकाउंट आ जाए। कैपिटल अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में? एफबीआई, एफडीआई, एफआईआई। और एक्सटर्नल बोरोइंग्स किस में आ जाएंगी? कैपिटल आपके अकाउंट में, जिसमें आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हो गया, शॉर्ट टर्म डेट्स हो गए। एक्सटर्नल असिस्टेंस जिसमें आपका गवर्नमेंट की बोरोइंग्स हैं, बायलैटरल लोन्स हैं, वो आ जाएंगे एक्सटर्नल डेट में। और ये सारा किस में आएगा? आपका कैपिटल अकाउंट में। इसी तरह मैं कहूँ आपको करंट अकाउंट यानी ट्रेड ऑफ गुड्स। ट्रेड ऑफ गुड्स क्या रहेगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी मैं कहूँ इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहे हैं, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं तो मतलब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो 2.0% से हमारा इम्प्रूव हुआ है 0.7%, यानी हमने इंपोर्ट कम किया है और एक्सपोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी में आपका आ जाएगा ट्रेड इन सर्विसेज। इसमें बेसिक एग्जांपल लूँ तो आईटी सर्विसेज इनकम जो भी होती है उसमें आपको करंट अकाउंट में आता है। देन ट्रांसफ़र पेमेंट्स में आपका आ गया गिफ्ट और रेमिटेंस। रेमिटेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपको ही पता है, जैसे दुबई में लोग काम करने जाते हैं फॉर सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट और वो पैसा अपने घर इंडिया में भेजते हैं, है ना। दुबई लगा लीजिए, इसमें आप कितना कोई भी लगा लीजिए, सऊदी अरेबिया लगा लीजिए, इवन कनाडा लगा लीजिए। ठीक है, तो जितना भी पैसा जो यहाँ पे लोग कमाते हैं और इंडिया में भेजते हैं उसको बोला जाता है रेमिटेंस। तो ये इम्प्रूव हुआ है।
राइट। देन आ गया आपका टैक्स रिवेन्यू। जितनी भी रिवेन्यू रिसीट्स होती हैं उसमें आपका क्या रहेगा, एक होता है आपका टैक्स, एक होता है आपका नॉन टैक्स। टैक्स में आपका आएगा सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स और सेकंड होगा आपका नॉन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में आपका क्या रहेगा, डायरेक्ट टैक्स में आएंगे इनकम टैक्स और आपका कॉर्पोरेट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका क्या आ जाएगा, जीएसटी सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसके लिए, राइट। तो ये 55% आपका डायरेक्ट टैक्स है और 45% आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है, डायरेक्ट टैक्स से, मतलब आपका इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। कैपिटल स्पेंडिंग की बात की जाए तो वो इंक्रीज हुई है। हमने इंडिया ने प्रोवाइड किया है फ्री फूड ग्रेन टू 81.4 करोड़ लोगों को। देन आपका मैंने बता दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड द फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। सबसे पहली चीज मॉनेटरी पॉलिसी जहां भी आ जाए, मतलब सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन मिलेगा आपको, यानी अपने सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। इसी में आपको अगर फिस्कल पॉलिसी कहीं भी दिख जाए तो उसमें किसका इंटरवेंशन रहेगा, गवर्नमेंट का। अब मॉनेटरी पॉलिसी कैसे कर सकती है, फर्स्ट रेपो रेट पे डिपेंड करके। रेपो रेट 6.5 रही है इस साल। आपने देखा होगा मई 2020 में देखिए, मई 2022 में देखिए, जून में, अगस्त में, सितंबर में ये इंक्रीज़ होती जा रही है, बट 6.5 ये रुक गई है इस साल, 1 ईयर का जो डाटा देखेंगे। ठीक है, मेंटेन रखी है थ्रू आउट फाइनेंस ईयर 2024 में। अब सबसे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज़ रेपो रेट। तो आइए जान लेते हैं रेपो रेट क्या है। डेफिनेशन की बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई पैसा उधार पे देती है बैंक्स को इंटरेस्ट रेट पे, बट बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती है बैंक्स को टू द आरबीआई। अब रेपो रेट का मीनिंग क्या है, रीपरचेज एग्रीमेंट है, यानी गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा तो ले लिया है बैंक्स ने और बदले में सिक्योरिटी तो दे दी है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। आप जब पैसा रिटर्न करेंगे तो अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे या बाय बैक ले लेंगे, बट साथ में आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट। पर्पस क्या होता है, रेगुलेट करना लिक्विडिटी, लिक्विडिटी यानी मनी फ्लो इन द मार्केट। इसी से इन्फ्लेशन कंट्रोल आती है और इसी से इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाता है। इसका मैकेनिज्म देखें, अभी अभी मैंने समझाया कि बैंक पैसा बोरो करता है फ्रॉम द आरबीआई, किसके बदले में, सिक्योरिटी के बदले में, इसीलिए इसका नाम बोला गया है रीपरचेज एग्रीमेंट। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी रेपो रेट है ये अगर कम होगा तो क्या रहेगा, बैंक्स को सस्ते दामों पर पैसा मिलेगा। तो सस्ते दामों पर पैसा मिलेगा, इससे क्या रहेगा, इनक्रीज बोरोइंग्स होगी। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आ गया तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या देंगे, ये लोन्स देंगे, मार्केट में पैसा आएगा, मार्केट में पैसा आएगा यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, मनी फ्लो मार्केट में बहुत ज़्यादा आ गया तो इन्फ्लेशन की ग्रोथ होगी, राइट। तो एनकरेज बोरोइंग्स। हाई इंटरेस्ट रेट कर देते हैं रेपो रेट का, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए तो डिस्करेज बोरोइंग्स, यानी बैंकों के पास पैसा कम हो जाएगा। इसी से ये बैंक्स क्या करेंगे, अब मार्केट में पैसा फ्लो कम रहेगा। इम्पैक्ट क्या है, वही चीज़, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, रेज रेट ऑफ टू कर्व, जितना भी बढ़ाना है, अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को रोकना है तो क्या करेंगे, रेपो रेट को बढ़ा देंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ताकि स्टिमुलेट किया जाए इसके ग्रोथ में। मार्केट में जैसा ही पैसा पहुंच जाएगा तो उससे क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसको रिव्यू करती है हर साल। रिवर्स रेपो रेट आपसे पूछ लिया जाए तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक्स आरबीआई से लोन ले रहे थे उसी तरीके से थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बोरो करती है बैंकों से पैसा। ये भी आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में और लिक्विडिटी को रेगुलेट करने में काम आता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया व्हाट इज़ रेपो रेट। अब समझते हैं आपका ये मेंटेन रखा 6.5, मैंने आपको बता दिया। अब आता है आपका कोर इन्फ्लेशन जो कि 7.1% था अप्रैल 2022 में, बट
जून 2024 में 3% आ गया, यानी 4% का डिक्लाइन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज़ कोर इन्फ्लेशन और व्हाट इज़ हेडलाइन इन्फ्लेशन। मैं आपको कहता हूँ ये बास्केट ऑफ गुड्स है, राइट। इसमें आपका हाउसिंग आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, मेडिकल्स आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, फूड आ गया, एनर्जी आ गया। इसको बोलेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी बास्केट में सारे गुड्स आ गए हैं। बट मैं आपको कहूँ कि जो भी वोलेटाइल प्रोडक्ट है या जिसका प्राइस मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है, जैसे आपने देखा होगा फूड का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, टमाटर का देख लीजिए, सब्जियों का देख लीजिए, ठीक है। तो फूड का प्राइस क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, हर दिन चेंज होता रहता है ना। इसी तरह एनर्जी, आपका पेट्रोलियम लगा लीजिए, डीजल लगा लीजिए, एलपीजी लगा लीजिए, एनर्जी का भी प्राइस भी आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। अगर हम इनको माइनस कर दें बास्केट ऑफ गुड्स में से, इनको माइनस कर दें, जिन जिन का प्रोडक्ट्स का प्राइस बास्केट में अप डाउन हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, वोलेटाइल इन नेचर है, उनको अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा आपका कोर इन्फ्लेशन। और सारा मैं अगर बास्केट में रखूं तो उसको क्या बोल दूंगा, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आपको शायद अब ये पॉइंट समझ में आ जाएगा कि 4% डिक्लाइन हुआ है कोर इन्फ्लेशन, राइट। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके क्रेडिट ग्रोथ के बारे में। ये आपका इम्प्रूव हुआ है, यानी शेड्यूल कमर्शियल बैंक से 20.2% तक का पैसा लिया गया है क्रेडिट ग्रोथ में, यानी लोन पर पैसा लिया गया है। लोन पर पैसा लिया गया है मतलब मार्केट में मनी फ्लो बढ़ा है, ठीक है, डिमांड बढ़ी है मार्केट में, यानी स्टार्टअप्स या जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा है, तो वो किसको देंगे, लोन मार्केट में देंगे। इससे क्या होगी, ग्रोथ, इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, राइट। बैंकिंग सेक्टर में एनपीए जितना भी बढ़ा था पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड में हमने इसको घटा दिया है 2.8% तक। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की वजह से हमने 13 लाख लगभग करोड़ पैसा को इफ़ेक्टिवली हमने रिजोल्व कर दिया है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ एनपीए। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, तो और आप एक इंस्टॉलमेंट भी देते होंगे, अगर लोन लिया है तो ईएमआई दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अगर आपने 90 दिन से ज़्यादा लगा दिए, एक महीने की जो भी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है, उस इंस्टॉलमेंट में 90 दिन से अगर ज़्यादा लगा देते हैं तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोल दिया जाएगा। तो आपको बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल मार्केट की बात की जाए तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट हो रही है 10.9 लाख करोड़ के कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हमने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, बिकम द वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट बन गई है और सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ग्लोबली। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस बेसिकली क्या होता है, इसके की फीचर्स की बात की जाए तो फाइनेंस इंक्लूजन के लिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है माइक्रो फाइनेंस का, फाइनेंस इंक्लूजन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक की सेवाएं पहुंच सकें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन हो सकें। तो गवर्नमेंट ने कौन सा इनिशिएटिव लिया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना लगा लो। तो इसके टारगेट ग्रुप्स क्या रहेंगे, ऑब्वियसली वो लोग ग्रुप रहेंगे अब जो डेली वेजर वाले ग्रुप होते हैं, ठीक है, लो इनकम जिनका होता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, वुमेन जो होती हैं, उनके पास बेसिकली बैंक अकाउंट्स नहीं होते हैं, वो घर में ही पैसा सिक्योर रखती हैं। डिमोनेटाइजेशन से आपको पता चल गया होगा, घर की औरतें पैसा लेके आ गई थी कि हमारा भी पैसा को चेंज किया जाए 2000 के नोटों में या नए नए 500 के नोटों में। तो उस टाइम पे पता लगा कि वुमेन के पास कितना पैसा सिक्योर्ड था, है ना। तो इसी के लिए टारगेट ग्रुप यही रखा गया है ताकि फाइनेंस इंक्लूजन हो सके, यानी इनके ज़्यादा से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स ओपन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा ये बैंक अकाउंट से इनका लुत्फ उठा सकें। जितनी भी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, वो किससे इनिशिएटिव है, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रही है ना गवर्नमेंट, तो वो कहाँ जाएगा वो पैसा, उसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, ठीक है, फॉर स्मूथ ट्रांजेक्शन्स। अब इसकी टाइप ऑफ सर्विसेज वही है, माइक्रो जो लोन्स दे रहे हैं, सेविंग्स हैं, इंश्योरेंस है, रेमिटेंस है, ये स्मॉल होती हैं, राइट। और कोलेट्रल फ्री लोन्स देते हैं। कोलेट्रल मतलब जो गिरवी रखा जाता है। अब इन गरीब लोगों के पास तो गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाते हैं। सबसे बड़ा ऑपरेशन मॉडल रहता है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसमें आपके 10 से 20 का ग्रुप होता है, मेनली इसमें वुमेन होती है।
देन होता है आपका जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप होता है, जिसमें गारंटी दी जाती है एक दूसरे जो लोन लेते हैं आपस में। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 10-20 लोगों का ग्रुप है, वो एक साथ पैसा इकट्ठे करते हैं, पूल करते हैं, जिसको एट प्रेजेंट किसी की बेटे की या बेटी की शादी है तो वो पैसा उधार ले लेता है, किसी को नया अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो नेक्स्ट मंथ वो पैसा ले लेता है। तो बेसिकली क्या है कि पैसे को पूल किया गया है, देन उस पैसे को हर एक बंदे को दिया गया है हर महीने। तो उसमें क्या हो जाएगा, स्मॉल सेविंग्स बढ़ रही है हर ग्रुप की, और ज़्यादा से ज़्यादा बिना कोलेट्रल के ये पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा प्रमोट किया जाता है रूरल एरियाज़ में। ठीक है, ग्रामीण मॉडल में क्या है कि ग्रुप लैंडिंग एंड द सोशल कोलेट्रल्स आपस में मदद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, रेगुलेशन किसके अंडर में होता है, आरबीआई इसको रेगुलेट करता है, अंडर आपका रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा किसके ऊपर पड़ेगा, मैंने अभी बताया, वुमेन, पॉवर्टी एलिवेट करेगा, एंटरप्रेन्योर्स एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, रिड्यूस पॉवर्टी, और ये सारी चीज़ रहेगी। इसका नेक्स्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, जिसका बैकग्राउंड देखा जाए तो एस्टेब्लिश किया था 1997 में। ये ग्रुप लैंडिंग मॉडल पे काम करता था। ठीक है, ताकि लोगों तक पहुंचा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में इसकी रीच हो सके। तो एम्पावर्ड कर गए वुमेन को। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा इसका, इंडेटनेस, यानी जो गरीब लोग हैं वो पैसा उधार तो लेते हैं बट वो पैसा चुकाने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो इसकी रेगुलेशंस बहुत अच्छे से ज़रूरी होनी चाहिए और इंडेटनेस को कम से कम किया जाए, ताकि ये माइक्रो फाइनेंस मॉडल को अच्छे से सक्सेसफुल किया जाए। करंट स्टेटस से मर्ज हो गया और आपके इंडसइंड बैंक से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, अगर प्राइस एंड इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। ठीक है, इन्फ्लेशन ट्रेंड में अगर देखा जाए तो 29 स्टेट और यूटीज़ का 6% से रिकॉर्ड किया गया है। अब की बार 9 ईयर के लो रहा है 6% से। इसी में आपका फूड इन्फ्लेशन अगर देखा जाए तो वो बढ़ा है 6.6 से लेके वो बढ़ा है आपका 7.5%। यानी फूड का पैसा, मैंने अभी भी बताया था किसका पार्ट है वो, अभी बताइए, कोर इन्फ्लेशन में से हटाया था ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन में थे, माइनस किस का किया था, फूड का और फ्यूल का, एनर्जी का। तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ी है। इसी में देखो फ्यूल आ गया आपका, ये प्राइस कट किए गए हैं एलपीजी में, पेट्रोल में, तो इससे क्या होगा, ये तो कम होगा। तो ये रहा आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन और आपका ये फूड इन्फ्लेशन। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इन्फ्लेशन आरबीआई ने टारगेट रखे हैं, मैंने आपको अभी बताया था। आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, बाकी और भी पॉइंट्स होते हैं वो हम इकोनॉमी में समझेंगे, जैसे आपका एसएलआर भी है, सीआरआर भी है। बैंकों के मनी फ्लो को कंट्रोल करना किसके अंडर में होता है, आरबीआई के। इससे क्या कंट्रोल होगी, इन्फ्लेशन, राइट। तो ये आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या बता रहे हैं कि 4.5 रखा गया है फाइनेंस ईयर 2025 में और 4.1 रखा गया है फाइनेंस ईयर 2026 में। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट समझते हैं आपका फूड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट, इसके लूप होल्स देख लेते हैं कि सप्लाई साइड देखा जाए तो वेदर कंडीशंस आपको ही पता है, ड्रॉट आ रहा है कई इलाकों में फ्लड्स देखे हैं आपने, अनसीजनल रेन्स आ रही हैं, तो उससे क्या होगा, वेदर कंडीशंस से आपकी क्रॉप जो होगी वो कम उगेगी। ठीक है, फार्मर्स के पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या होगी, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी किसान, उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ नहीं है, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये किसका पार्ट हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का। स्टोरेज की बात की जाए तो पुअर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में ही बेचारा कह रहा हूँ कि वो सड़ जाते हैं प्रोडक्ट, है ना। इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, और इनपुट कॉस्ट कैसे बढ़ रहा है, सीड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, पेस्टिसाइड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ अब देखो फूड के प्राइस तो बढ़ गए, तो अब जो बेचारा लेबर काम करेगा उसको भी तो अपनी सैलरी बढ़ानी होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, हाई लेबर कॉस्ट हो जाता है। इसी में आपको मैं कहूँ डिमांड साइड अगर देखा जाए तो आपको ही पता है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उससे हायर डिमांड है। इनकम ग्रोथ बढ़ती जा रही है, यानी आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मैं आपको इसी का एग्जांपल लेता हूँ, 10 आदमी अगर 10 kg अनियन या आपको टोमेटो लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 kg लेते हैं तो इजीली ले लेंगे, ठीक है, मतलब 10 रुपये पर केजी के हिसाब से, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। पर मैं यही कहूँ 10 किलो अब 5 किलो रह गए हैं, कोल्ड स्टोरेज कर दिए किसी ने, ठीक है, इकट्ठा कर लिए अपने, हटा दिए 5 किलो हटा दिए इकोनॉमी से, तो यही 10 लोग तो इतने ही हैं, कुछ ना कुछ बढ़ेंगे ही। तो यही 10 लोग किस पे कितना ले रहे हैं पैसा आपका,
कितना पैसा हो गया इनके पास, 5 केजी लेने के लिए अब ये कंपटीशन होगा इनके बीच, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इसका प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी से आप समझ जाइए कि डिमांड साइज, इनकम ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से, अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो डिमांड ज़्यादा है तो इसका पैसा रेट बढ़ जाता है। तो इसीलिए फूड इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है इंडिया में। एक्सटर्नल सेक्टर में अगर देखा जाए, सर्विस एक्सपोर्ट आपका 4.9% तक बढ़ा है। ये डाटा याद इतना रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मेंस में बस इतना पता होना चाहिए कि फूड सेक्टर, आपका सर्विस सेक्टर से एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है। रेमिटेंस, इंडिया हमेशा टॉप पे रहा है रेमिटेंस के मामले में, राइट, जो कि आपका लगभग 120 बिलियन इन 2023 रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्सटर्नल डेट। अब आपको डेट टू जीडीपी रेशो पता होनी चाहिए। ये आपका दो तरह का डेट टू जीडीपी रेशो होता है। एक होता है आपका इंटरनल, यानी गवर्नमेंट ने आरबीआई से पैसा उधार पे लिया है और मार्केट से पैसा उठाया है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल डेट। यही एक्सटर्नल डेट की बात की जाए तो ये आपका हो गया फॉरेन कंट्रीज, और आपका हो गया जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं वो हो गए। ठीक है, वो कितना है 18.7%। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए, यानी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वो इम्प्रूव हुई है। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक इंडेक्स से अगर पता चले तो आपसे क्वेश्चन वन लाइनर, इवन यूपीएससी अब की बार पूछता भी आ रहा है कि लॉजिस्टिक इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो इसमें मेंशन कर दिया वर्ल्ड बैंक। इसमें आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी कि इंडिया की जो ग्रोथ है या जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हुई है। यस, 2014 का डाटा देखें तो 14th है, 44th है, और 38th हो गई है आपकी 2023 में। इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी या स्टेट पीसीएस बहुत बार क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, टूरिज्म में हमेशा इंडिया ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, 1.5% ग्रोथ हुई है इन 2022। ठीक है, देन आ गया नेक्स्ट आपका मीडियम टर्म आउटलुक्स के बारे में। ग्रोथ स्ट्रेटेजी अगर बात की जाए तो 7% ग्रोथ टारगेट रखा गया है, सस्टेन रखी जाएगी। ये किसकी मदद से होगा, यूनियन अपना काम करे, स्टेट्स काम करे, और किसकी हेल्प चाहिएगी हमें, प्राइवेट सेक्टर्स की हेल्प चाहिएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ की जा सके। और उसके की फोकस एरियाज़ क्या होंगे, जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट बढ़ानी पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना पड़ेगा, और एमएसएमई के जितने भी बोटल स्नैक्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, उनको लीज डाउन करना पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे, ग्रीन ट्रांजिशंस रहने पड़ेंगे। ठीक है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जितना भी गैप है, यही मैं कहूँ अगर 12th पास करे हुए बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, बट उनके लिए 12th बेस्ड जॉब्स ही नहीं है, यानी गैप बढ़ता जा रहा है। इस गैप को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी। इसमें यही बताया गया आपका ग्रोथ स्ट्रेटेजी फॉर अमृतकाल। इसमें ये बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करनी पड़ेगी, 35% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि 7% ग्रोथ अपनी मेंटेन रह सके या हम ग्रो कर सके। ये विज़न रखा गया है फॉर न्यू इंडिया के लिए। इसमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा आपका इंडियन एमएसएमई सेक्टर्स को, देन आपके जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उनके ग्रोथ इम्पिडमेंट्स हैं जितने भी, उनको रिमूव करना पड़ेगा। फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए, फार्मर के इंटरेस्ट के लिए ये सारा काम करना पड़ेगा। ग्रीन ट्रांजिशन रखना पड़ेगा, और एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट गैप ब्रिज करना पड़ेगा, राइट। तो जितने भी आपकी कैपेबिलिटी है ये इस पर काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड। रिन्यूएबल एनर्जी, यानी आपकी नॉन फॉसिल सोर्सेज से जितना भी आपका जनरेट की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कितना है 45.4%। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती है आपकी, सोलर आ जाती है, विंड एनर्जी आ जाती है, राइट, और देन आपका कौन सा आ जाएगा, हाइड्रो प्लांट्स हो गए। ठीक है, तो ये आपके कितनी है अभी 45.4% है। एनर्जी कितनी हमें डिमांड प्रोजेक्ट कितनी रखी है, हम 2 से या 2.5 टाइम तक इंक्रीज़ कर देंगे 2047 तक। यानी ग्रीन इकोनॉमी एंड एमिशन जितनी भी इंटेंसिटी है, जो भी CO2 गैस रिलीज़ हो रही है, ग्रीन हाउस गैस रिलीज़ हो रही है, उन पे हम काम करेंगे, ग्रीन इन्वायरमेंट पे वर्क करेंगे। तो आपकी सोलर पावर ये एडिशन ये वगैरह करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कितना अट्रैक्ट है 8.5% लाख करोड़ किया गया है 2014 और 2023 बीच के डाटा में, तभी तो इतनी डेवलपमेंट हो पाई है 45.4% तक।
इंस्टॉल कैपेसिटी आपकी कितनी है, आपकी गवर्नमेंट की 30 अप्रैल तक देखी जाए तो वो है 442.8 गीगावाट। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए तो कोल की कितनी है 48%, देन किसकी है सोलर कितनी है 19%, देन किसकी है आपकी लार्ज हाइड्रो प्लांट कितनी है उसकी 11%, देन कौन सा आ जाएगा विंड से कितनी है 10%। और हमारा ज़्यादा ज़्यादा किस पे वर्क करने का है, नॉन फॉसिल से जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। इसमें नेक्स्ट स्कीम ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए, क्या है पीएम सूर्य घर योजना। इसमें क्या रहेगा, जितने भी रूफटॉप जितने भी छतें हैं वहाँ पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएं, रूफटॉप सोलर्स लगाए जाएं, ताकि एक तो इनको बेनिफिट मिलेगा, घर वालों को 300 यूनिट्स फ्री मिल रही हैं, दूसरा 17 लाख तक जॉब मिलेंगी लोगों को, तीसरा क्या होगा 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी बढ़ेगी रूफटॉप की वजह से, और सबसे बड़ी चीज़ 720 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट रिडक्शन कर देंगे हम, मतलब जितनी भी ग्रीन हाउस गैस है CO2 की उसको हम रिड्यूस कर देंगे बाय 720 मिलियन टन्स तक, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये आपके लिए। देन आ जाता है आपका सोशल सेक्टर बेनिफिट्स। वेलफेयर एक्सपेंडिचर कितना ग्रू हुआ है CAGR का 12.8% बिटवीन फाइनेंस ईयर 18 से 24 तक। अब आप पूछेंगे व्हाट इज CAGR, इसको समझ लेते हैं। ये है आपका कंपाउंड एनुअल रेट ग्रोथ, यानी आपकी मीन ग्रोथ जो होती है, एनुअल ग्रोथ होती है, जितनी भी आपने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने 100 इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद ये आपका 200 हो जाता है मान लो, ठीक है 200 हो जाता है, तो हम इसकी बेसिकली आपकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ देखेंगे तो मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, वो आ गई आपकी 5%, यानी हर साल एवरी ईयर वो 5% ग्रो करती जा रही है पीरियोडिकली, लॉन्गर देन 1 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक्यूरेटली आपकी ग्रोथ कैलकुलेशन करके बता देगा, कौन सा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ। तो सोशल सेक्टर में जो हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो 12.8% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के अकॉर्डिंग बढ़ा है। हेल्थ सेक्टर में हमने 34 करोड़ के आसपास आयुष्मान भारत कार्ड्स प्रोवाइड कर दिए हैं। हाउसिंग सेक्टर में हमने 2.63 करोड़ हाउसेज बना दिए गए हैं, ठीक है। ग्रामीण आपकी PM आवास के अंडर में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी ग्रामीण सड़क योजना के तहत लगभग 15 लाख किलोमीटर रोड बना दिया गया है, रोड कनेक्टिविटी कर दी गई है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट में। जो रहेगी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन की है 3.2%, राइट। पेरोल एडिशन यानी फॉर्मल सेक्टर में, अब देखो कोई भी कंपनी में काम करने जाएगा तो मतलब फॉर्मल सेक्टर में काम करने गया है, उसका वहाँ पर अकाउंट ओपन हो गया है, अकाउंट ओपन होने से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का PF कटता है, वो कहाँ जाता है EPFO में। EPFO से क्या पता चला कि ये डबल हो गया है, यानी जितने भी फॉर्मल सेक्टर से में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले 5 साल का डाटा है, तो उससे पेरोल एडिशन हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट हुई है, ज़्यादा ज़्यादा EPF अकाउंट्स ओपन हुए हैं, राइट। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, अब इतने पेरोल्स आ रहे हैं, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज़ हुई है, फेल हुई है फ्रॉम 17.8% से 10% तक। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ा है, करंटली 37% है। गिग इकोनॉमी यानी इसको हम सिंपल भाषा में बोलूँ तो फ्रीलांसर आप बोल सकते हैं, जो आज कहीं काम कर रहे हैं कल कहीं काम कर रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, स्विगी जोमेटो, या आप बोल सकते हैं ओला उबर, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2.35 करोड़ 2029-30 तक ये वर्कफोर्स एक्सपेक्ट की जा रही है। देन आ जाता है आपका एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट में। एग्रीकल्चर का जो एनुअल ग्रोथ रखी गई है, जो एवरेज ग्रोथ है वो कितनी है 4.8%। बट आप देखेंगे फिशरी और एक्वाकल्चर, ये वाला फिशरी एंड एक्वाकल्चर है, ये बढ़ता जा रहा है, जबकि जो क्रॉपिंग वाला है वो इवन माइनस में भी गया है, घटता जा रहा है। क्या रीजन है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। देन आपका आता है क्रेडिट एंड माइक्रो इरिगेशंस, वो हमने डिसबर्स किए हैं, इतना लाख करोड़ हमने पैसा प्रोवाइड कर दिया गया है और 90 लाख हेक्टेयर अंडर माइक्रो इरिगेशन में काम चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं एग्रीकल्चर ग्रोथ में जो फार्मर्स हैं वो क्रॉपिंग से आपके एक्वाकल्चर यानी फिशिंग कल्चर में क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ इकोनॉमिकल फैक्टर,
सबसे बड़ा प्रॉफिटेबल कौन सा रहेगा? फिशिंग फार्मिंग। इनकम आपकी कैसे रही? कंसिस्टेंट इनकम है। जबकि आपने देखा होगा क्रॉपिंग के लिए क्या चाहिए एग्रीकल्चर वाले लोगों को? वेदर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, सीड्स सस्ते दाम पे मिलें, और जब वो उनके हार्वेस्टिंग के टाइम पे उनके अच्छे दामों पे बिक्री हो जाए। जबकि ऐसा नहीं होता है, वेदर कंडीशंस भी अलग होते हैं, सीड्स के प्राइस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी उनको ये नहीं पता होता कि उनके क्रॉप्स किस रेट में जाएंगी। तो इसीलिए जो फार्मर्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम बढ़ रही है और कंसिस्टेंट इनकम है। फिश के दाम लगभग सेम रहते हैं, थोड़े बहुत मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं बट लगभग सेम रहते हैं। ठीक है, उनको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। मार्केट डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत कम है। रिस्क मिटिगेशन, वेदर डिपेंडेंसी नहीं है फिश रिकल्चर्स। ठीक है, लेस डिपेंडेंट है वेदर पे। क्रॉप फेलियर होने के कोई चांसेस ही नहीं है। इंश्योरेंस दिया जाता है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट इन एक्वाकल्चर है। क्लाइमेट चेंजेस में बेशक क्लाइमेट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है इरिगेशंस के लिए तो, और बट एक्वाकल्चर के लिए ये मैनेजेबल है। ठीक है, एक तालाब बनाया और वहाँ पे फिश कल्चर या आपका एक्वाकल्चर स्टार्ट कर दिया। सोयल डिग्रेडेशन हो रही है उससे एग्रीकल्चर से। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, उससे सोयल हेल्थ ख़राब हो रही है, जिससे कंटिन्यूसली अगर देखा जाए क्रॉप्स जो हो रही हैं वो डिक्रीज होती जा रही है, उनकी ग्रोथ हार्वेस्टिंग के टाइम पे इतनी डेवलप नहीं हो पा रही हैं। पोल्यूशन इज़ द मेन फैक्टर देखा जाएगा। CO2 एमिशन इतना हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से इतना एमिशंस हो रहा है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से इतना एमिशन हो रहा है, पेस्टिसाइड की वजह से हो रहा है। तो उससे क्या होगी? सोयल की ग्रोथ ही खराब हो गई है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो ले रही है बट सब्सिडीज किसको दे रही है? एक्वाकल्चर के सेटअप के लिए दे रही है। तो ऑब्वियसली शिफ्ट कहाँ होगा? एक फार्मर है वो कहाँ शिफ्ट होगा? ऑब्वियसली आपका कहाँ? एक्वाकल्चर की तरफ। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स। ठीक है, तो ये रीजंस हैं, ये आपके मेंस क्वेश्चंस में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपका प्रीलिम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल एंड स्मॉल मीडियम मैटर्स। इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही है, जितनी भी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमने फर्स्ट पॉइंट पर पढ़ा था आपका रियल GDP ग्रोथ कितनी थी? 8.2%। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा रहा है? 9.5% जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, सबसे बड़ा सपोर्ट किसने दिया है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने। और इसमें आ जाए आपका फार्मास्यूटिकल आ जाए, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया अब। क्यों? क्योंकि जेनरिक दवाई बेच रहे हैं हम। जेनरिक दवाई कैसी होती हैं? सस्ती होती हैं, प्राइस इनका बहुत कम होता है, तो इसलिए मैक्सिमम कंट्रीज से इनकी डिमांड आ रही है। इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा है। एक्सपोर्ट होने से क्या होगा? हमारे को डॉलर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए वैल्यूड USD 50 बिलियन है। लगभग 200 कंट्रीज़ के साथ हम ये कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज़ को जेनरिक दवाई भेजी जा रही है क्योंकि सस्ती हैं वो दामों में। क्लोथिंग में भी हम देखा जाएगा तो आपका सेकंड लार्जेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे हम मेक इन इंडिया पे काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा। अब तो एप्पल के फ़ोन भी अपने इंडिया में बन रहे हैं। ठीक है, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया। ठीक है, एक्सपोर्ट देखो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन देखो बढ़ रही है, मतलब मेक इन इंडिया पे काम चल रहा है। राइट, तो ये सारे पॉइंट्स होंगे। इतना ही डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है। मेंस आपको पता होनी चाहिए कि आपका सेकंड लार्जेस्ट क्लोथिंग में है, फार्मास्यूटिकल में आपका थर्ड लार्जेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट की है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका सर्विसिंग पे। सेक्टर कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 55% फाइनेंशियल 2024 में, जो कि 7.6 की रेट से ग्रो कर रहा है। डिजिटल सर्विसेज की देखा जाए तो डिजिटल सर्विस में क्या आएगा? ग्लोबल डिजिटल सर्विस डिलीवर कर रहा है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है 6.6% तक। एविएशन भी बढ़ता जा रहा है, 15% तक बढ़ा है। ई कॉमर्स यानी आपके फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है, अमेजोन, तो ये कितना बढ़ गया है आपका? 2030 तक बढ़ जाएगा $350 बिलियन तक। स्टार्टअप 2014 में यही स्टार्टअप थे 2000 के बराबर, अब 2023 में यही स्टार्टअप 31,000 हो चुके हैं। राइट, चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर में लिफ्टिंग पोटेंशियल ग्रोथ क्या है? अब रोड, रेलवे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बता रहे हैं। वन पॉइंट हम डिस्कस करते चलते रहे हैं कि फाइनेंस ईयर 2014 से और 2024 का कंपैरिजन किया जा रहा है कि 3 टाइम रोड कंस्ट्रक्शन की एक जो स्पीड है, पेस है, वो बढ़ा है। राइट, रेलवे में देखा जाएगा 77% तक बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है अब 2020 और 2024 का कंपैरिजन देखा जाए तो। वाटर जो ट्रांसपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक जो इंटरनेशनल शिपमेंट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में है वो
44 थी 2014 में, 2023 में कितनी आ गई है, 22 आ गई है। अंडर आपके सागरमाला प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी कनेक्टिविटी है सागरमाला प्रोजेक्ट से क्या है, जितने भी पोर्ट सिटीज़ हैं स्टेट्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है, राइट। देन आपका सिविल एविएशन में ज़्यादा ज़्यादा टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, 62 मिलियन पैसेंजर्स, मतलब आपका उड़ान स्कीम ले लीजिए इसमें, है ना। क्यों? क्योंकि रीजनल या सिटी में जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं वो ओपन किए जा मतलब बनाए जा रहे हैं, ठीक है। देन आपका एनर्जी में आता है इलेक्ट्रिक पावर और देन रिन्यूएबल पावर। इलेक्ट्रिक पावर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया की जो टारगेट कितना रखा गया 2030 तक 50%, यानी नॉन फॉसिल फ्यूल से हम 50% तक ग्रो करेंगे। उजाला स्कीम मतलब एलईडीज बांटी गई हैं, इससे क्या बेनिफिट मिला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कमाने से क्या हुआ है, इतने करोड़ का बेनिफिट हुआ है हमें, 19,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, इलेक्ट्रिक बिल्स कम आए हैं, ठीक है। क्लीन एनर्जी पे काम करेंगे और आपके इतना 190 गीगावाट एनर्जी इंस्टॉल कर दी जाएगी मार्च 2024 तक। तो ये इतना डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये इंपॉर्टेंट है और उजाला स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं इजीली। अर्बन सेक्टर में ज़्यादा घर बनाए गए हैं। अमृत स्कीम में देखी जाए इतने प्रोजेक्ट्स पे काम कर दिया गया है, मेट्रो रेल्स पे काम किया जा रहा है, स्वच्छ भारत मिशन पे काम किया जा रहा है। तो ये बेसिकली आपके अर्बन सेक्टर के पॉइंट्स हैं, इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस मेन आपको स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि आप मेन्स में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें, मेन्स में आंसर आप लिख सकें। देन आपका स्पोर्ट्स में आ जाता है खेलो इंडिया प्रोजेक्ट्स लगा लो, उसमें 38 न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब पास किए गए हैं, ठीक है, सैंक्शन किए गए हैं, 58 कंप्लीटेड हो गए हैं। और आपके स्वच्छ भारत वाटर सैनिटेशन पे काम किया जा रहा है। जल जीवन मिशन जो 2024 का टारगेट था टैप वाटर प्रोवाइड करना वो दिया गया है। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात की जाए तो नमामि गंगे जो अडोप्टेड किया है, हाइब्रिड एन्युनिटी मॉडल किया है जिसमें सीवेज आपका ट्रीटमेंट प्लांट्स वो सारी चीज़ इसमें दी गई हैं, ठीक है। देन आपकी टूरिज्म में प्रसाद स्कीम आ गई है, आपकी स्वच्छ दर्शन आपके स्वदेश दर्शन वाली स्कीम्स आ गई हैं। नेक्स्ट आपका स्पेस में देखा जाए तो स्पेस में आपने इंडिया के पास एट प्रेजेंट 55 एक्टिव स्पेस एसेट्स हैं, जिसमें 18 कम्युनिकेशन, 9 नेविगेशन हो गया आपके, 5 साइंटिफिक हैं, 3 मीटरोलॉजिकल के हैं और 20 आपके अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट्स हैं। तो ये बेसिक पता होना चाहिए, साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, इवन प्रीलिम्स में ही पूछा जा सकता है। टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें वही है BTS आपका बेस रिवर स्टेशंस बनाए जा रहे हैं इतने। देन आपका ऑप्टिकल फाइबर्स इतनी ज़्यादा लगा दी गई है, बस बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रॉनिक IT सेक्टर में AI मिशन अप्रूव्ड किया गया है और सबसे बड़ी चीज़ जो AI सुपर कंप्यूटर एयरवत जो है उसने 75th पोजीशन की है आउट ऑफ 200। और ये किसने बताया है, इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस में 2023 जो कि जर्मनी में हुई थी। डिजी लॉकर में लगभग 26.28 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं अब तक। क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया के बारे में बात की जाए तो ग्लोबल स्ट्रेटजीज एट प्रेजेंट ग्लोबल इंडिया मतलब ग्लोबली वर्ल्ड ने बोला जा सकता है कि क्लाइमेट चेंज पे कोई इतना यूनिवर्सल एक अप्रोच नहीं अपनाई है। वेस्टर्न अप्रोच क्या कह रही है कि डजेंट एड्रेस, क्योंकि उनको रूट प्रॉब्लम्स के बारे में ही नहीं पता है, ओवर कंजप्शन करते ही जा रहे हैं कि ओवर कंजप्शन इज़ द रूट कॉज, उस पर काम ही नहीं हो रहा है। इंडिया का इथोस क्या कहना है, इंडिया का कहना है कि मिशन लाइफ सबसे बड़ी चीज़ प्रमोट करो कि माइंडफुल कंजप्शन होना चाहिए रेदर देन ओवर कंजप्शन, ठीक है। हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन रखा जाए, नेचर के साथ हारमोनियस रिलेशन रहे। तो इसमें ये पॉइंट्स है कि लाइफ के बारे में बोला गया है, जो आपका लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, वही इसमें बेसिक पॉइंट्स है। रिड्यूस वेस्ट करो, जितने भी ई वेस्ट है उनको भी कम कर दो, अडोप्ट करो हेल्दी लाइफस्टाइल्स को, अडोप्ट करो आपके सस्टेनेबल फूड एंड आपके सिस्टम को, नो सिंगल यूज़, जितना भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको नो कहो, सेव वाटर, देन आपका सेव एनर्जी। तो दिस इज़ योर लाइफ प्रोजेक्ट जो इंडिया बता रहा है प्रमोट करना कि मतलब माइंडफुल कंजप्शन होना चाहिए रेदर देन योर ओवर कंजप्शन, राइट। तो ये आपका मेनली बेसिक जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए हैं इकोनॉमिक सर्वे के। ये आपके लिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इवन आपके प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने आपके बेसिक से भी समझाया है और आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी समझा दिया है, जैसे आपका फूड इन्फ्लेशन रेटेड हो, आपका कोर इन्फ्लेशन हो, आपका RBI का रेपो रेट हो, जितने पॉइंट्स हो, मॉनेटरी फंड्स हो, जितने भी रियल GDP ग्रोथ कैसी है, रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या, दीज आर योर बेसिक पॉइंट्स फॉर योर प्रीलिम और इवन फॉर योर मेंस। तो ये आपको समझते चलना है, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर डे।
ऑल द बेस्ट, जय हिंद।